जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फर्राज शकीब। बिहार एक बार फिर रिजर्वेशन पॉलिटिक्स और सोशल जस्टिस के उस दौर में वापस लौट आया है जिस दौर में कभी 1980 के दशक में बिहार हुआ करता था और जिसके मूल में मंडल आयोग की सिफारिशें हुआ करती थी, सामाजिक न्याय की जो परिकल्पना है वो हुआ करती थी। आज फिर कमोबेश वही स्थिति है बिहार में और ऐसा तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। और यही परेशानी का सबब है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि यहां उसके पॉलिटिकल हिंदुत्व के लिए स्कोप कम होता जा रहा है, निरंतर कम होता जा रहा है। कल बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 को पटना हाईकोर्ट की जो बेंच है, 2 सदस्यीय बेंच, जस्टिस के विनोद चंद्रन, ऑनरेबल जस्टिस के विनोद चंद्रन और ऑनरेबल जस्टिस हरीश कुमार की बेंच ने रद्द कर दिया था। ये कानून पिछले साल बनाया गया था। जातिगत जनगणना के आंकड़े जब सार्वजनिक किए गए थे और जब देश को ये पता चला कि बिहार में पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्ग की आबादी कितनी है, सवर्णों की आबादी कितनी है, दलित समाज की आबादी कितनी है, मुसलमानों की आबादी कितनी है, उसके आलोक में उनके सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए ये रिजर्वेशन बिल बनाया गया और उसको पहले कैबिनेट की मंजूरी दिलाई गई, फिर विधानसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया और उसके बाद राजभवन से भी उसको पारित करवा करके गजट नोटिफिकेशन निकलवा कर बाकायदा 21 नवंबर 2023 को से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया बिहार में। लेकिन उसके बाद कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए। यूथ फॉर इक्वालिटी नाम का एक संगठन है, वो हाईकोर्ट चला गया और उन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कल पटना हाईकोर्ट का ये फैसला आया है जिसमें 50% की आरक्षण सीमा को जो है पहले की तरह बहाल करने की का जो आदेश है वो पारित किया गया है और 65% की जो आरक्षण सीमा बढ़ाई गई थी सरकार के द्वारा उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब विमर्श शुरू हो गया है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इस कानून को बनाए रखने का और बचाए रखने का एकमात्र विकल्प ये था कि इसको संविधान की नवी अनुसूची में शामिल कर दिया जाता, क्योंकि बिहार में, सिर्फ बिहार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पिछले कई सालों में कई राज्यों में ऐसा मामला हुआ है और वो तमाम मामले आरक्षण को लेकर के हैं कि आरक्षण जब सरकार ने बढ़ाया फिर वो मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने आरक्षण के उस प्रावधान को रद्द कर दिया और उन तमाम जो फैसले हैं उसके प्लॉट में, उसकी पृष्ठभूमि में इंदिरा साहनी जजमेंट है जो 1992 का है। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि इंदिरा साहनी जजमेंट जो है 1992 का है, वो 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने दिया था और उसके आलोक में यह तय किया गया था कि किसी भी सूरत में किसी भी राज्य में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं की जाएगी। अब इसके राजनीतिक पहलुओं पर थोड़ा सा हम चिंतन कर लेते हैं, आपसे बातचीत कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छी तरह पता था कि कोर्ट में यह कानून टिकेगा नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसका वहां विरोध भी नहीं किया। जैसे जातिगत जनगणना का विरोध उसने कोर्ट में जाकर के किया, उसी तरह से फिर वही यूथ फॉर इक्वालिटी नाम की संस्था जो है वो कोर्ट चली गई इस रिजर्वेशन एक्ट के खिलाफ भी, और भी कुछ याचिका करता थे। आप उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन पता कर सकते हैं, उनकी सोच पता कर सकते हैं और यूथ फॉर इक्वालिटी नाम का जो संगठन है उसके भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत होने का आरोप तो जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार भी लगा चुके हैं। जातिगत जनगणना का जो काम चल रहा था, जब उसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश की जा रही थी, उस दौर में जदयू के मुख्य प्रवक्ता ने यह आरोप लगाया था कि भाजपा को यह बताना चाहिए कि इस संगठन के साथ उसका क्या रिश्ता है। तो फिर वही संगठन कोर्ट चला गया और सूरत हाल यह है कि कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। अब पूरी तरह से गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। सरकार ने, नीतीश कुमार जी की सरकार ने, तब महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव उसके उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मांग किया था जब कि इसको, जो इस कानून को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल कर दिया जाए ताकि ये कानून सुरक्षित हो जाए। ये किसी भी तरह से न्यायालय में पुनर्विचार की जो मामला है उसकी जो गुंजाइश बनती है उस गुंजाइश को खत्म कर दिया जाए और इस कानून को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। आपको मैं बता देता हूं कि संविधान की नवी अनुसूची में इस वक्त लगभग 284 कानून पहले से हैं। ये अगर शामिल हो जाता है तो उसकी संख्या 285 हो जाएगी। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के मूल में सामाजिक न्याय और आरक्षण का विरोध है,
और ये जग जाहिर है, इसके कई तथ्य हैं, इसके कई प्रमाण हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, कर सकता हूं। तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इस कानून को के व्यवहारिक इंप्लीमेंटेशन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी वाकई सीरियस होगी। कल सम्राट चौधरी ने बयान दिया है, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया कि इस कानून के लिए हम कानून जो सुप्रीम पटना हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो अपनी सरकार से मांग करेंगे कि इस कानून को नवी अनुसूची में शामिल किया जाए। जीतन राम मांझी जी का भी यही कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट इस कानून को लेकर के सरकार को जाना चाहिए। लेकिन एनडीए के घटक दल है जीतन राम मांझी जी, उन्होंने भी एक बार भी ये नहीं कहा है कि वो माननीय प्रधानमंत्री से ये मांग करेंगे कि इस कानून को जो है नवी अनुसूची में, संविधान की नवी अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। अलबत्ता तेजस्वी यादव ने यह जरूर कहा है, यह मांग भी किया है, प्रधानमंत्री से भी यह मांग किया है और मुख्यमंत्री से भी कहा है कि एक सर्वदलीय कमेटी बना करके हम लोग प्रधानमंत्री से मिलें और उनसे हम लोग आग्रह करें कि इस कानून को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल किया जाए। और अगर ये नहीं होता है तो राष्ट्रीय जनता दल इस कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इस पर आंदोलन करेगी, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। कल तेजस्वी यादव ने बहुत स्पष्ट ये कह दिया है मीडिया के सामने आकर के। आज मनोज झा का भी बयान है इसको लेकर के। तो विपक्ष के हाथ में ये मुद्दा तो चला गया है, विपक्ष निश्चित रूप से इसको भुनाने का प्रयास करेगा, लेकिन अगर कुछ इस पे हो सकता है, कुछ किया जा सकता है तो सरकार कर सकती है। सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, सरकार जो नीतीश कुमार की सरकार है, पूरे चुनावी अभियान में आरक्षण की गारंटी देते हुए मुसलमानों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह जहर उगलते रहे हैं, अब ये उनके लिटमस टेस्ट का टाइम है। उन्होंने कहा कि दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को छीन करके हम मुसलमानों को नहीं देने देंगे, और क्या कुछ नहीं कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ इस पूरे चुनावी अभियान में। मोदी की गारंटी है कि दलितों और पिछड़े और वंचितों के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। तो अब हाथ लग गया है। अब आप चाहें तो दलित और पिछड़े भाइयों का जो हक है, जो अधिकार है, उसकी रक्षा कर सकते हैं। यह आपके हाथ में है। आपकी सरकार इस कानून को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल कर दे। लेकिन क्या आप वाकई कर सकते हैं? क्या आप वाकई अपनी उन गारंटियों को लेकर के सीरियस हैं, या आपका मकसद सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बहुसंख्यक वर्ग को उकसाना और वर्गलाना था? अब इसका लिटमस टेस्ट भी होना है। नीतीश जी को भी देखना है कि क्या वाकई मोदी जी की गारंटी पर वो यकीन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र में है सामाजिक न्याय और आरक्षण का विरोध। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये बातें इतिहास में दर्ज हैं। आप याद करें 1978 का वो दौर जब कर्पूरी ठाकुर ने वंचित वर्गों के लिए 26% आरक्षण देने की घोषणा की थी, आरक्षण का प्रावधान किया था। और उस वक्त बिहार में जनसंघ के संस्थापक माने जाने वाले और भाजपा के कथित भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र उस सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और कैलाशपति मिश्र गुट के विधायकों ने किस तरह से कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी, उनको जलील करने की, उनको अपमानित करने की एक मुहिम चलाई थी। क्या भारतीय जनता पार्टी इस सच से इनकार कर सकती है? 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह की सरकार मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा करती है और 25 सितंबर 1990 को आडवाणी जी राम मंदिर बनाने के लिए रथ यात्रा निकल जाते हैं। वो रथ यात्रा वास्तव में उसी ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व को से वंचित करने की एक मुहिम थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कामयाब हुई थी। मंडल आयोग के खिलाफ कमंडल, ये तब का दौर था, 1980-90 का दौर था, कौन नहीं जानता है ये। लेकिन आज सूरत हाल दूसरी है। आज भारतीय जनता पार्टी वैसा कुछ कर नहीं सकती है कि वो खुल करके जनता के सामने आकर के आरक्षण का विरोध करे। तो उसके पास वही एकमात्र रास्ता है कि जनता, जो बहुसंख्यक समाज है, उसको उसी भाजपा के राजनीतिक हिंदुत्व की चाशनी में उलझाए रखो। और जिसकी शुरुआत आज सम्राट चौधरी ने कर दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि 2-3 जुलाई को वो अयोध्या जाएंगे, वहां वो मुरैठा खोलेंगे और क्या क्या करेंगे पता नहीं है। क्योंकि तब उनको लगने लगा कि कल जो उन्होंने बयान दिया है कि वो इस पटना हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो उनको ये अंदाजा हो गया है कि इससे इनका सवर्ण वोट नाराज हो जाएगा, क्योंकि कल सवर्ण समाज के बीच में बहुत खुशी का माहौल है और जो आरक्षण विरोधी तबका है वो बड़ा खुश है इस
पटना हाईकोर्ट के इस निर्णय से। और स्वाभाविक है कि जब इस मुहिम को आगे बढ़ाने की बात होगी तो उसको तकलीफ होगी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद क्या होगा। इस मसले को अगर हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाते हैं तो वहां क्या हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो इंदिरा साहनी जजमेंट है, जिसके आलोक में कल पटना हाईकोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, ये इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 का जजमेंट है, जिसको संविधान पीठ की 9 सदस्यीय बेंच ने दिया था, फैसला दिया था, जजमेंट दिया था। तो अब जाहिर सी बात है कि उस 9 सदस्यीय संविधान पीठ के द्वारा दिए गए फैसले को रद्द करने या उसमें अमेंडमेंट करने के लिए 11 सदस्यीय संविधान पीठ की जरूरत है, तब जाकर के कहीं कोई मामला बन पाएगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट 11 सदस्यीय संविधान पीठ के निर्माण के लिए तैयार हो जाएगा? एक बात मैं आपको बता देता हूं, भारत के न्यायिक इतिहास में सबसे बड़ी संविधान पीठ जो है 13 सदस्यों की है, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 में बनाई गई थी। उसमें 13 लोग थे उस संविधान पीठ में। उसके बाद दूसरा मामला 1985 का शाह बानो मामला है, जिसमें 11 सदस्यीय संविधान पीठ बनाई गई थी। और यह तीसरा मामला था 1992 का इंदिरा साहनी मामला था, जिसके लिए 9 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, 9 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई थी। ये 3 ऐसे मामले हैं जिसके लिए 9, 11 और 13 सदस्यीय संविधान पीठ का निर्माण किया गया है। उसके बाद जितने भी मामले सुप्रीम कोर्ट में गए हैं वो इससे कम सदस्यों की संविधान पीठ के द्वारा वो तमाम मामले निपटाए गए हैं, सुलझाए गए हैं या उन पर फैसला दिया गया है। बाबरी मस्जिद जैसा संवेदनशील मामला, जिस पर एक राजनीतिक दल ने 3 दशकों तक खूनी राजनीति की है, उसका निर्णय भी संविधान पीठ की जो 5 सदस्यीय बेंच ने दिया था। बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट में ऐसा होगा कि सुप्रीम कोर्ट 9 सदस्यीय, 11 सदस्यीय, 13 सदस्यीय या 15 सदस्यीय कोई संविधान पीठ की बेंच बनाएगी। और जब भी संविधान पीठ का निर्माण होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो विषम संख्या में होता है, ताकि मत भिन्नता होने पर जो समर्थन का मत है और जो विरोध का मत है उसको देखा जाए और उसके आधार पर कोई फैसला, कोई जजमेंट दिया जाए। तो सबसे पहले तो अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहां इसकी सुनवाई के लिए 11 सदस्यीय संविधान पीठ की बेंच की आवश्यकता है, जिसके समक्ष इस मामले को रखा जा सकता है। इसकी संभावना सुप्रीम कोर्ट में मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। और मुझे क्या, कल से जितने भी लीगल एक्सपर्ट को मैंने सुना है, उन तमाम का यही एक मत है कि सुप्रीम कोर्ट में भी यही होना है जो पटना हाईकोर्ट में हुआ है। इस कानून को बनाए और बचाए रखने का एकमात्र विकल्प यह है कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए, और जो केंद्र सरकार के हाथ में है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर नीतीश जी का क्या स्टैंड होता है, क्योंकि नीतीश जी किसी भी हाल में इस मुद्दे को नहीं छोड़ने वाले हैं, नहीं छोड़ेंगे, ना इससे वो पीछे हटेंगे। दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े की राजनीति करने के लिए इस मुद्दे को गर्म रखना, बनाए रखना नीतीश जी के पॉलिटिकल करियर के लिए, पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि इस मुद्दे को हिंदुत्व के अम्ब्रेला के नीचे ला करके खत्म कर दिया जाए, इसका जो तापमान है उसको कम कर दिया जाए, सामने मुसलमानों को खड़ा कर दिया जाए कि देखो अब्दुल को टाइट करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, काशी और मथुरा बाकी है। वो तमाम बातें सामने आ सकती हैं, लेकिन नीतीश जी की जो राजनीतिक शैली है, और जहां तक मैं उनको समझता हूं, वो इस मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे। और विपक्ष तो बिल्कुल भी नहीं हटने वाला है। जातिगत जनगणना एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा बना दिया है विपक्ष ने। कल झारखंड ने भी जातिगत जनगणना को लेकर के कैबिनेट की मंजूरी दे दी है, और उसके बाद फिर वहां भी हो सकता है कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। अगर सरकार इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करती है तो दूसरे राज्य भी लाइन में लगे हुए हैं कि हमारा भी जो बनाया हुआ कानून है उसको आप संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए, और हमारे भी जो नागरिक हैं, हमारे राज्य के जो नागरिक हैं, उनको भी जो है आरक्षण का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। और जो सरकार ऐसा करने में कामयाब होगी उसके लिए ज्यादा से ज्यादा वोटों का जुगाड़ होगा। निश्चित रूप से ये रिजर्वेशन पॉलिटिक्स वोटों का जुगाड़ ही तो है, और क्या है। यह अलग बात है कि इसमें किसी सरकार की नीयत और मंशा अगर अच्छी होगी तो पिछड़े वंचित तबकों का कुछ ना कुछ भला हो जाएगा।
लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा कि नीतीश जी का अब अगला कदम क्या होता है, फर्दर वो क्या करते हैं। क्या वो एनडीए के साथ बने रहते हैं? अगर एनडीए के साथ बने रहते हैं तो उन पर जनता का भी दबाव होगा और विपक्ष का भी दबाव होगा कि वो सरकार से ये लगातार मांग करे कि इस कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। या सिर्फ खाना पूर्ति करने से काम नहीं चलेगा कि सरकार कहेगी कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में क्या होना है ये भी मैंने आपको बता दिया है और इससे इतर कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में या तो 11 सदस्यीय बेंच इसकी सुनवाई करेगी और बहुत मुश्किल है कि उसमें कोई अमेंडमेंट कर दिया जाए, जो इंदिरा सैनी जजमेंट है उसको तब्दील कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में होना वही है जो पटना हाई कोर्ट में हुआ है। और दूसरी तरफ सरकार अगर 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करती है तो फिर राज्य दर राज्य उसको ऐसा करना होगा और ऐसा करना उसका जो पितृ संगठन है या उसकी जो राजनीति का मूल है उसके बिल्कुल विपरीत है। वो एक ऐसा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, वो तो आपसे वो छीन लेना चाहता है जो संविधान ने आपको दिया है, तो फिर कुछ नया अपनी तरफ से देने के लिए तो वो सोच भी नहीं सकता है। और खास के आरक्षण जैसी चीज, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए कोई रास्ता निकले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़े वंचितों के लिए, यह मुमकिन नहीं है। यह अगर हो गया तो पॉलिटिकल हिंदुत्व की दुकान बंद हो जाएगी। फिर उस विराट हिंदू राष्ट्र के ड्रीम प्रोजेक्ट का क्या होगा? उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस तबके को नौकरी से और पढ़ाई से दूर रखा जाए, तब जाकर के इनके हाथ में लाठी बल्लम दिया जा सकता है ताकि तुम जाओ सड़कों पर निकलो और अब्दुल को टाइट करो। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा। बिहार में एक बार फिर रिजर्वेशन पॉलिटिक्स का वही दौर लौट आया है। लोकसभा में हमने इसकी एक बानगी देखी है और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में हमको उसकी एक तस्वीर बहुत स्पष्ट दिखने वाली है। नीतीश जी पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि नीतीश जी क्या करते हैं। नीतीश जी को संविधान की 9वीं अनुसूची में अगर एनडीए सरकार इस कानून को शामिल कर लेती है तब इंडिया में उनके लिए यानी नीतीश जी के लिए कोई उसको बचता है। अन्यथा बिहार का विधानसभा चुनाव जब होगा तो नीतीश जी के साथ उस वक्त अलाई पार्टनर कौन होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प है। तो दीजिए मुझे इजाजत एक अपील के साथ कि मेरे इस YouTube वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करें। मेरे इस YouTube चैनल व्यू 90 को लाइक सब्सक्राइब कर लें और आपका जो सुझाव है कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख करके ज़रूर बताएं। कुछ और अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, मुझे उसका भी इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।